प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं अमर कीर्ति पांडे, आपका कक्षा 7 हिंदी शिक्षक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस माह की अंतिम कक्षा के साथ साथ चूंकि आज आपका पाठ्यक्रम भी हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी व्याकरण का पूरा हो जाएगा, तो उस दृष्टिकोण से भी यह आपकी अंतिम कक्षा है। और इस अंतिम कक्षा में हम सब अध्ययन करेंगे पाठ 14 संधि का। तो अधिक समय न लेते हुए और इस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सानंद होंगे, माता पिता एवं अग्रजों की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे, उनकी सेवा कर रहे होंगे, और साथ ही अपने साथ साथ आप इस समाज को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे होंगे। हम सब चलते हैं संधि की ओर। तो संधि, जिसके विषय में आपने पिछली कक्षा में भी अध्ययन किया है और हम सब ने पढ़ाया भी है, तो यह भी एक ऐसा विषय है जिससे आप पूर्व परिचित हैं और संभवतः आप इसको बहुत अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट भी है या ग्रामर का, व्याकरण का। तो संधि किसे कहते हैं? जो सामान्य मौखिक परिभाषा हम और आप देते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। और ठीक लगभग यही परिभाषा आपकी पुस्तकीय परिभाषा भी है, जो आपके पुस्तक में संकलित की गई है कि दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसके साथ इसमें दो एक और शब्द अगर जोड़ दिए जाए तो इसकी जो व्यापक परिभाषा हो सकती है और सबसे शुद्ध जो परिभाषा हो सकती है वह इस प्रकार की होगी कि दो वर्णों या दो ध्वनियों के, कैसे वर्णों और कैसे ध्वनियों के, दो निकटवर्ती वर्णों या दो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। यानी दो नजदीकी वर्ण या अक्षर जब आपस में मिलाए जाते हैं तो उनको मिलाने से जो एक नया वर्ण बनता है उसे हम संधि कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ ही होता है मेल। और जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि पहले के समय में, आप इसका थोड़ा सा प्रसंग समझ सकते हैं कि पहले के समय में जब दो राज्यों या दो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ करते थे और कभी ऐसी स्थिति आती थी, एक राजा जो पराजित होने की दशा में हो या दोनों ही पक्ष युद्ध करते करते थक चुके हो, युद्ध का निर्णय न आना हो, तो ऐसी स्थिति में एक जो पक्ष होता था वो दूसरे पक्ष के पास संधि का प्रस्ताव भेजता था ताकि युद्ध विराम हो सके, युद्ध रोका जा सके और शांति का वातावरण कायम किया जा सके। तो एक पक्ष दूसरे पक्ष के पास संधि का प्रस्ताव भेजता था और दूसरा पक्ष तदनुसार, जैसी स्थिति होती थी उसके अनुसार, वह उस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर और फिर दोनों ही जो पक्ष होते थे मेल करते थे, आपस में मिलते थे और शांति स्थापित करते थे। तो संधि का अर्थ ही होता है मेल। तो जब आप दो निकटवर्ती वर्णों को, अक्षरों को आपस में मिलाते हैं तो उनके मिलाने से एक नया वर्ण, एक नया अक्षर बनता है और वह जो नया अक्षर या वर्ण बनता है उसी को हम संधि कहते हैं। इसको अगर शब्दों के रूप में देखेंगे तो जो प्रथम पद होता है, यानी दो शब्द हैं और दोनों ही शब्दों में जो प्रथम पद है, प्रथम पद के अंतिम अक्षर और दूसरे पद के पहले अक्षर को जब हम मिलाते हैं, क्योंकि यही दोनों वर्ण आपस में सबसे अधिक निकट हैं, तो इन दोनों निकटवर्ती वर्णों को, अक्षरों को या ध्वनियों को हम आपस में मिलाते हैं तो इनके मिलाने से एक विकार होता है, एक परिवर्तन होता है, उस वर्ण में एक बदलाव आता है। जैसे अ, धन, अ को जब हम मिलाते हैं तो आ बनता है। अ, धन, अ को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उससे दीर्घ संधि के सूत्र के अनुसार आ बनता है। तो यह जो आ बना, यह परिवर्तन हुआ, यह विकार हुआ, यह बदलाव हुआ, इसी को हम संधि कहते हैं। तो आशा है कि इस परिभाषा के साथ आप इसको समझ चुके होंगे कि दो निकटवर्ती ध्वनियों या वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और वे उदाहरण चूंकि मौखिक रूप से अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते, इसलिए आज हम कॉपी के सहायता से और पेन की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप सब इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, क्योंकि यह एक ऐसा व्याकरणिक अवयव है कि जिसका बहुत अधिक प्रयोग आपके व्यवहारिक जीवन में भी होना है, और आपके इस विद्यार्थी जीवन में भी इसका बहुत अधिक प्रयोग होना है, और आगे आने वाली कक्षाओं में भी बहुत अधिक होना है। और इसके माध्यम से आप कठिन से कठिन हिंदी शब्दों का अर्थ सरलता से जान सकते हैं, क्योंकि जैसे संधि की जाती है ठीक उसी तरह संधि विच्छेद भी किया जाता है, जिसमें हम वर्णों को अलग अलग करते हैं और फिर प्रत्येक वर्ण का अर्थ समझकर और पूरे फिर शब्द का अर्थ आसानी से समझ लेते हैं। प्रत्येक शब्दों को अलग अलग करते हैं और फिर उन शब्दों के सरल अर्थ निकालकर वो जो पूरा बड़ा शब्द है उस पूरे बड़े शब्द का भी अर्थ हम समझते हैं। तो हम सब अब कॉपी और पेन की सहायता से इसके उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इन उदाहरणों के माध्यम से संधि को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण विद्या धन आलय, विद्यालय का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अधिक प्रचलित उदाहरण संधि में यह दिया जाता है कि विद्यालय, इसका आप संधि विच्छेद करिए तो हम लोग सरलता से विद्या धन आलय इसका संधि विच्छेद करके और उसका अर्थ भी समझ लेते हैं कि विद्या और आलय का अर्थ होता है घर, तो विद्या प्राप्ति का जो घर होता है उसे विद्यालय कहते हैं। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद के माध्यम से हम सब सरलता से इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। तो यहां जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक शब्द है विद्यालय। इस शब्द का हमने विच्छेद किया विद्या और धन आलय। अभी हमने आपको बताया था कि दो पद, तो प्रथम पद या पूर्व पद और उत्तर पद या दूसरा पद, तो ये दोनों पद हैं। इन दोनों ही पदों के जो निकटवर्ती वर्ण हैं उनको हम आपस में मिलाते हैं। तो पहले पद का अंतिम वर्ण होता है आ, क्योंकि विद्या में या में आ की मात्रा है, आ स्वर पहले से है उसमें। तो यहां पे हमने पहले पद का अंतिम वर्ण आ लिया और दूसरा जो पद है आलय, उसमें जो पहला वर्ण है वह भी आ है। तो इस पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण को हमने आपस में जोड़ने का, मिलाने का या संधि करने का प्रयास किया और फिर ये बनता है आ, यानी आ धन आ को जब हम मिलाते हैं तो आ बनता है। यह होता है दीर्घ स्वर संधि के नियम से, जिसमें दीर्घ एक आदेश होता है कि यदि अ या आ के बाद अ या आ आता है तो वो आ हो जाता है। जो बड़ा उसमें होता है, अ या आ में जो भी बड़ा होगा वही मान लिया जाता है। तो चूंकि आ बड़ा होता है तो यहां आ हो जाएगा। तो उसी नियम से विद्या धन आलय को जब हम आपस में मिलाते हैं तो विद्यालय बनता है। ठीक उसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देखें, मतानुसार। इसमें मत के अंतिम वर्ण में देखिए अ है, स्वर अ है, और अनुसार के पहले वर्ण में देखिए अ है। तो अ धन अ को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसी दीर्घ स्वर संधि के अनुसार आ बनता है। तो मत और अनुसार को जब हम संधि के अनुसार हम जब मेल करेंगे, उसे जोड़ेंगे, एक साथ रखेंगे, तो वह शब्द बन जाता है मतानुसार। जो अभी तक मत अनुसार था वो संधि करने के बाद मतानुसार हो जाता है, यानी विचार के अनुसार। ठीक इसी तरह एक और उदाहरण आप देख सकते हैं अति धन अंत का। तो अति के अंतिम वर्ण में देखिए छोटी ई है और अंत के पहले वर्ण के रूप में स्वर अ है। तो ई धन अ, इसको जब हम मिलाते हैं तो य बनता है। यह यड़ स्वर संधि के सूत्र के हिसाब से, यानी ई को यड़ची जो सूत्र होता है यड़ संधि का, उसके अनुसार ई धन अ को मिलाने पर यह बनता है। यह परिवर्तन हुआ, यह विकार उत्पन्न हुआ। तो अति धन अंत दो शब्दों को जब हम यड़ स्वर संधि के नियम से
मेल करते हैं, मिलाते हैं, तो शब्द बनता है अत्यंत। अत्यंत का अर्थ क्या होता है? अति अंत, यानी बहुत अधिक। यानी जब हम किसी कार्य में बहुत अधिकता कर देते हैं किसी कार्य की, तो वो अत्यंत कहा जाता है। तो यहां पे अति धन अंत को मिलाने से अत्यंत शब्द बना यड़ स्वर संधि के अनुसार। इसके बाद हम सब अब इस संधि के भेदों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो संधि के 3 भेद हैं और तीनों भेद उनके नियमों के अनुसार ही होते हैं। तो अब हम संधि के भेदों के विषय में अध्ययन करेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और मैंने हर कक्षा में आपको यह सलाह दी थी कि कोई भी शीर्षक हो या कोई भी अगर शब्द हो जो जिस पर आधारित कुछ नियम होते हैं या कुछ परिभाषाएं होती हैं, तो सबसे पहले आप उस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप शब्द का अर्थ समझ लें तो आप चाहें तो बहुत सरलता से उससे संबंधित जो परिभाषा होगी या जो नियम होंगे वह भी आप जान सकते हैं। तो जो स्वर संधि के जो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों ही शब्दों पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके जो नियम है ना, इनके नामों के अनुसार ही है। जैसे स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा या पहचान कह सकते हैं कि जब 2 स्वरों को आपस में मिलाया जाता है तो जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी जब 2 निकटवर्ती स्वरों को आपस में मिलाया जाता है या 2 निकटवर्ती स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एकदम सरल परिभाषा है शब्द के अनुसार कि जहां पे स्वरों का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यंजन संधि, जहां पे व्यंजन का मेल हो, लेकिन इस परिभाषा में थोड़ी व्यापकता भी है कि जहां आप उसको ऐसे भी कहेंगे व्यंजन संधि कि जहां व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होता है वहां पे व्यंजन संधि होती है। यानी व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वहां व्यंजन संधि होता है। इसके बाद विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की परिभाषा भी इसके शब्द के अनुसार ही सरल है कि किसी विसर्ग का व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार पुनः आप तीनों की परिभाषा, जो सामान्य परिभाषा है, मौखिक परिभाषा, उसको आप समझने का प्रयास करें। स्वर संधि, जहां 2 स्वरों का आपस में मेल होने से जब विकार या परिवर्तन हो दो वो स्वर संधि कहलाता है। या इसको आप ऐसे कहें कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से विसर्ग संधि, विसर्ग का व्यंजन से या विसर्ग का स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम जो स्वर संधि है उस स्वर संधि के भेदों के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं।
संधि के अंतर्गत 3 प्रकार की संधि होती है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब उस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। अब इन 5 के विषय में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के विषय में। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है, संस्कृत में जो चूंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो बहुत कम शब्दों में आपको बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ बता देती है, तो उस सूत्र के माध्यम से आप चाहें तो इसकी परिभाषा को आप समझकर लिख सकते हैं। तो वृद्धि दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ कि अक प्रत्याहार के साथ यदि सवर्ण आए यानी वही वर्ण या अक्षर आए तो दीर्घ हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है। तो यह संस्कृत के अनुसार है। इसको हम लोग जब कक्षाओं में मिलेंगे तो बोर्ड पे अगर आपको आवश्यकता होगी तो उस पर समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो आपकी अभी पुस्तकीय जो परिभाषा या पहचान या नियम जो दिया गया है दीर्घ स्वर संधि का, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे इसी कॉपी की सहायता से। तो चलिए कॉपी पर फिर इसे सीखते हैं। तो आइए हम दीर्घ स्वर संधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि के नियम के अनुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के साथ ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। अर्थात यदि ह्रस्व अ ई उ या दीर्घ आ बड़ी ई और बड़ा उ के साथ अ आ ई उ या बड़ा उ आए तो दोनों मिलकर सवर्ण दीर्घ, यानी यदि आप अ और अ को मिलाएंगे तो दीर्घ आ बनेगा, यदि अ और आ को आपस में मिलाएंगे तो भी दीर्घ आ बनेगा, यदि आप ई छोटी ई और फिर छोटी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई होगा, या बड़ा उ और छोटा उ को मिलाएंगे तो भी बड़ा उ हो जाएगा। तो इस दीर्घ स्वर संधि के अनुसार यदि ह्रस्व अ ई उ या दीर्घ आ ई उ के साथ समान वर्ण आए, यानी अ के साथ अ या आ आए, ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई आए, उ के साथ छोटा उ या बड़ा उ आए, आ के साथ आ या अ आए, बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई आए, बड़ा उ के साथ छोटा उ या बड़ा उ आए, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर वर्ण हो जाता है। यानी अ और अ को मिलाएंगे तो आ हो जाएगा, अ और आ को मिलाएंगे तो भी आ हो जाएगा, आ और आ को मिलाएंगे तो भी आ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बाकी वर्णों के साथ भी होगा। यानी छोटी ई और जब छोटी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई हो जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई को आपस में मिलाएंगे तो भी बड़ी ई हो जाएगा। उसी प्रकार से बड़ा उ के साथ बड़ा उ मिलाइए तो भी बड़ा उ होगा, और बड़ा उ के साथ यदि आप छोटा उ मिलाइए तो भी बड़ा उ ही होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के साथ समान वर्ण यानी ह्रस्व अ ई या उ आता है तो दीर्घ एक आदेश हो जाता है, यानी दोनों में जो बड़ा होता है वही परिवर्तन के रूप में आ जाता है। यानी अ के रूप में आ आएगा, ई के रूप में बड़ी ई होगा और उ के रूप में बड़ा उ हो जाएगा। जैसे उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। नारी धन ईश्वर, तो नारी के अंतिम वर्ण में देखिए, इस प्रथम पद के अंतिम वर्ण में देखिए बड़ी ई है, और ईश्वर शब्द के पहले वर्ण में देखिए इसमें भी बड़ी ई है। तो दोनों ही बड़ी ई को जब हम आपस में मिलाते हैं, इनकी संधि करते हैं, तो इस अकः सवर्णे दीर्घ
सूत्र के अनुसार या दीर्घ संधि के नियम के अनुसार दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी बड़ी ई और बड़ी ई को आपस में मिलाने पर बड़ी ई ही हो जाता है। तो उस प्रकार से नारी और ईश्वर को जब हम आपस में मेल करते हैं तो वह शब्द बनता है नारीश्वर। ठीक उसी प्रकार से एक और उदाहरण देखें, गुरु धन उपदेश। गुरु शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में आप देखें कि छोटा ऊ यहां पे है, और उपदेश इस शब्द के पहले वर्ण के रूप में भी यहां पे छोटा ऊ है। दीर्घ संधि का नियम क्या है कि यदि ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो भी जब संधि होगी तो वह बड़ा ऊ हो जाता है। तो गुरु धन उपदेश इस नियम के अनुसार गुरुपदेश हो जाता है, यानी यहां र में बड़ी ऊ की मात्रा लगाई गई है। और इस गुरु में देखें तो यहां पे ऐसे यानी छोटी ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो दीर्घ संधि के इस सूत्र के अनुसार, नियम के अनुसार गुरु धन उपदेश को आपस में मिलाने पर गुरुपदेश शब्द बनता है। ठीक इसी प्रकार से अब हम गुण संधि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि से संबंधित अन्य अनेक भी उदाहरण हैं आपके पुस्तक में, तो आप बेहतर अभ्यास के लिए उन उदाहरणों का भी अध्ययन करेंगे जिससे कि आप और अधिक सरलता से इसको समझें। तो अब हम गुण संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। गुण संधि का सूत्र जो होता है संस्कृत का, वह है आद गुणः, आद गुणः। और इस गुण संधि का जो नियम है वह यह है कि यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद अगर री आए तो दोनों को मिलाने से अर हो जाता है। ठीक, तो एक बार पुनः आप इस गुण संधि के नियम को देख लें कि यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए, अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ, और अ या आ के बाद अगर री आता है तो दोनों मिलकर अर वर्ण बन जाता है। और इन नियमों के अनुसार ही आप एक एक उदाहरण भी देखें। सूरधन इंद्र, सूरधन इंद्र, इस उदाहरण में सुर जो पहला शब्द है इसमें अंतिम वर्ण अ है, र में अ स्वर है। तो यहां अ पहले पद का अंतिम वर्ण अ है, और दूसरे पद यानी इंद्र पद में जो पहला वर्ण है वो क्या है, ई। तो अ के साथ जब हम ई को मिलाते हैं तो इस नियम के अनुसार, गुण संधि के नियम के अनुसार ए बनता है। तो सुर और इंद्र इन दोनों शब्दों को जब हम आपस में मिलाएंगे, इनकी संधि करेंगे, तो गुण संधि के इसी नियम के अनुसार सुरेंद्र शब्द बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देखें, सर्वधन उत्तम। इसमें इस उदाहरण में आप देखें कि अंतिम पद जो सर्व शब्द है उसका अंतिम जो वर्ण है वह अ है, व में अ स्वर छिपा हुआ है। तो अंतिम वर्ण जो है पहले पद का अ है, और उत्तम शब्द जो है इसका पहला जो वर्ण है वो ऊ है। तो अ और ऊ, इस अ और ऊ को आपस में जब हम मिलाते हैं तो गुण संधि के नियम के अनुसार ओ बनता है। यदि अ या आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी को आप आपस में मिलाएंगे तो वह ओ बनता है। उसी नियम के अनुसार सर्व, धन, उत्तम, इन दोनों शब्दों को जब आप मिलाते हैं तो गुण संधि के नियम के अनुसार ही वह शब्द बनता है सर्वोत्तम। क्योंकि सर्व के अ और उत्तम के ऊ को हमने आपस में मिलाया और उसको मिलाने से ओ का निर्माण हुआ, ओ बना। तो उसी मात्रा को हम दोनों जब शब्दों को आपस में जोड़ेंगे, संधि करेंगे, तो जब आपस में जोड़ेंगे तो उसी मात्रा का प्रयोग करते हुए हम सर्वोत्तम शब्द बनाएंगे।
एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि अ या आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है। तो उससे इस नियम से संबंधित एक उदाहरण देवधन ऋषि। देवधन ऋषि, तो देव शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो अ है और ऋषि शब्द का जो पहला वर्ण है वो री है। तो अ धन री को जब हम मिलाते हैं तो बनता है। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं वृद्धि संधि का, जिसका संस्कृत सूत्र होता है वृद्धिरेच। और जब आप संस्कृत में इन संधियों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इन सूत्रों के माध्यम से, जो बहुत ही संक्षिप्त होते हैं, इन सूत्रों के माध्यम से आप इन संधियों के नियमों को भी बहुत सरलता पूर्वक जान पाएंगे, समझ सकते हैं। तो वृद्धि संधि जिसका सूत्र है वृद्धिरेच, उसके विषय में अब हम अध्ययन करेंगे। और वृद्धि संधि का नियम जो है वह यह है कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यानी आप इसको सीधे आप ऐसे कह सकते हैं कि वृद्धि एकादेश हो जाता है। दोनों में जो बड़ा होगा, अ या आ के बाद अगर ए और ऐ आता है, दोनों में से कोई आए, तो इन दोनों में जो बड़ा होता है उसी को नए परिवर्तन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो ए या ऐ में ऐ बड़ा है तो ये वृद्धि एकादेश के रूप में ऐ को मान लिया जाता है। फिर उसी तरह से अ या आ के साथ यदि ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, एक बार पुनः देख लें आप इन नियमों को कि यदि अ या आ के साथ ए या ऐ आता है तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश करते हुए ऐ हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश करते हुए औ हो जाता है। मतलब यह है कि यदि अ या आ के बाद ए आए चाहे ऐ आए, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसी को स्वीकार किया जाएगा। तो ए और ऐ में ऐ बड़ा है, इसको स्वीकार किया गया। ठीक उसी तरह से ओ और औ में औ बड़ा है तो औ को स्वीकार किया जाएगा। यह वृद्धि संधि का नियम है। और इन नियमों के आधार पर ही कुछ उदाहरण हम देख लें, जैसे एक धन एक, एक एक। इसमें एक धन एक बराबर एक एक जो शब्द बनता है, इसमें आप देखें कि जो पहला पद है यानी एक है, इस क में अ अंतिम वर्ण के रूप में है, और एक जो दूसरा पद है इसमें ए दूसरे पद के पहले वर्ण के रूप में ए है। यानी इस पहले पद के अंतिम वर्ण अ और दूसरे पद के पहले वर्ण ए में जब आप संधि करते हैं तो इस वृद्धि संधि के इस नियम के अनुसार ऐ बन जाता है। तो इसी आधार पर एक धन एक को एक एक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण देख लें, ओ का जलधन ओध। जलधन ओध, तो इसमें पहला पद जो जल है उसमें देखिए अंतिम वर्ण के रूप में अ है, और ओध जो कि दूसरा पद है इसके पहले वर्ण के रूप में ओ है। तो ओ अ धन ओ को आपस में जब मिलाया जाता है इस नियम के अनुसार कि यदि अ या आ के साथ ओ या औ आए तो अ हो जाता है, उसी आधार पे अ धन ओ को जब हमने मिलाया तो ये औ बन गया, और इस औ के कारण जलधन ओध शब्द मिलकर जलौध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं, औ का महाधन औषधि, महौषधि। महाधन औषधि यानी महान औषधि कहिए, जिसका हिंदी अर्थ होता है महाधन औषधि। तो इसमें जो पहला पद है महा, उसमें अंतिम वर्ण आ है, ह में स्वर आ छिपा हुआ है, और जो दूसरा पद है औषधि, इसमें पहला वर्ण औ है। तो इस पहले पद के अंतिम वर्ण आ और दूसरे पद के पहले वर्ण औ, दोनों में जब संधि की गई तो इस नियम के अनुसार
औ बना। और उसी नियम के अनुसार, इसी सूत्र के आधार पर महाधन औषधि शब्द को जब आपस में मिलाते हैं, इन दोनों शब्दों का जब आप मेल करते हैं तो एक शब्द बनता है महौषधि। और महौषधि महान औषधि, जिसका हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चौथे भेद यड़ संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। यड़ संधि जिसका सूत्र होता है इको यड़चि। यड़ संधि स्वर संधि का चौथा भेद जिसका सूत्र होता है इको यड़चि। तो इस संधि का जो नियम है वह यह है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद, ई उ या री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई या बड़ी ई के स्थान पर य, उ या बड़ा उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, यानी यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद इन तीनों के अलावा कोई असमान स्वर आता है, कोई दूसरा स्वर आता है, तो ई और बड़ी ई के स्थान पर य हो जाता है, उ और बड़े उ के स्थान पर व हो जाता है और री के स्थान पर र हो जाता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि इसके दूसरे शब्द का जो पहला स्वर होता है, दूसरे शब्द का पहला स्वर जो होता है वह मात्रा के रूप में, जब आप शब्द निर्माण करते हैं तो वह मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। जैसे अभी यहां हमने लिख भी दिया है, और अभी जब उदाहरण के रूप में आप पित्राज्ञा को देखेंगे तो उसे और अधिक स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो आप यड़ संधि का एक सामान्य जो नियम, जिसको आप आसानी से लिख भी सकते हैं और जिसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं पंक्तियों के अलावा इस रूप में लिखकर, तो वो यह है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री, ह्रस्व या दीर्घ जब दोनों बातें कही जाए तो ह्रस्व ई का ह्रस्व ई होगा और ई का दीर्घ बड़ी ई हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको और विस्तृत रूप में आप कह सकते हैं कि यदि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ या री के साथ इनके अलावा कोई असमान स्वर यानी कोई दूसरा स्वर आता है तो य व र ये नए वर्ण बन जाते हैं। कैसे? अब उसको और सरल तरीके से आप समझ लीजिए कि यदि ई और बड़ी ई के साथ कोई दूसरा असमान स्वर आता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ई या बड़ी ई के साथ अगर अ आ जाए तो य बन जाएगा। उ और बड़ा उ के साथ कोई दूसरा, यानी इन दोनों के अलावा कोई दूसरा अक्षर आ जाता है, स्वर आ जाता है, जैसे अ ही, तो व बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से री के साथ यदि कोई दूसरा वर्ण या दूसरा कोई स्वर आ जाता है तो जब संधि आप करेंगे तो उसके स्थान पे र का निर्माण हो जाता है, र आ जाता है। ठीक है, तो आप एक बार पुनः इसको समझ लें कि ई या बड़ी ई के साथ यदि कोई भी दूसरा स्वर आता है, यानी ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई दूसरा अक्षर आता है तो वहां य बन जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि उ या बड़ा उ के साथ कोई दूसरा स्वर आएगा तो वह बनेगा। और तीसरा जो है री के साथ अगर कोई दूसरा स्वर यानी री के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है तो दोनों का जब संधि करेंगे, दोनों का जब मेल करेंगे तो वह र बन जाता है। अब हम उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि यड़ संधि होता क्या है। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, अति धन अंत। इसको हमने आपको प्रारंभ में भी बताया था, एक बार पुनः आप इसको समझ लीजिए। अति धन अंत, यदि ये दो शब्द हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। ठीक, तो इस पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? छोटी ई, तो यहां हमने छोटी ई लिख दिया है।
और इस दूसरे पद का अंतिम वर्ण क्या है? अ। तो यहां हमने अ लिख दिया है। और अभी हम लोगों ने यहां नियम में क्या पढ़ा है कि यदि ई के साथ कोई दूसरा अक्षर, जैसे यहां पे ई के साथ अ आया है, तो इन दोनों को जब आप आपस में मिलाएंगे, यानी ई के साथ जब अ को मिलाएंगे तो वह य बन जाता है। ठीक है। और उसी आधार पर यह अति धन अंत शब्द अत्यंत शब्द बना। ठीक उसी प्रकार से इति धन आदि, इस उदाहरण में भी आप देखें, इति जो पहला पद है इसका अंतिम अक्षर ई है, और आदि जो दूसरा पद है इसका पहला अक्षर आ है। तो ई के साथ जब आ को मिलाते हैं, यानी किसी ई के साथ किसी भी दूसरे अक्षर को आप मिलाते हैं, स्वर को, तो वह बनता है य। तो एक बार पुनः आप देख लें कि यहां इति जो कि पहला पद है इसके अंतिम वर्ण के रूप में ई है, और आदि दूसरे पद के पहले वर्ण के रूप में आ है। तो ई के साथ जब कोई दूसरा वर्ण या दूसरा स्वर आता है तो उन दोनों को जब आप आपस में मिलाएंगे तो य बनता है, और उसी आधार पर इति और आदि को आपस में मिलाने पर इत्यादि शब्द बनता है। ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा और उदाहरण हम ऊ का देख लें। ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई असमान स्वर यानी कोई दूसरा अक्षर आता है तो वह बनता है। इस नियम के आधार पर एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि मधु धन अरि। मधु धन अरि, मधु पहला पद है और इसके अंतिम वर्ण के रूप में ऊ आया है, और अरि इस दूसरे पद के पहले वर्ण के रूप में अ आया है। तो अभी आपको यहां बताया गया था यदि ऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो वह हो जाता है। तो यहां मधु पहले पद के अंतिम वर्ण के रूप में ऊ, और अरि दूसरे पद के पहले वर्ण के रूप में यहां अ आया हुआ है। तो ऊ और अ को आपस में जब आप मिलाते हैं तो व का निर्माण होता है, व बनता है, और इसी नियम के आधार पे मधु धन अरि मध्वरि होता है। ठीक है। अब एक चीज आप समझ सकते हैं कि जैसा शुरू में हमने कहा था कि संधि के माध्यम से आप शब्दों का अर्थ भी सरलता पूर्वक जान सकते हैं। जैसे आपसे एक शब्द कहा जाए मध्वरि, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो संभवतः आपके लिए यह बताना कठिन होगा। लेकिन अगर आप इस मध्वरि शब्द का संधि विच्छेद कर दें तो फिर आप सरलता से इसका अर्थ बता सकते हैं। यानी आपको मध्वरि शब्द दे दिया जाए और इस मध्वरि शब्द का अर्थ आपसे पूछा जाए तो आप इस मध्वरि शब्द का सबसे पहले संधि विच्छेद करिए, दो भागों में उसको बांट दीजिए, मधु धन अरि। मधु आप जानते हैं एक खाने योग्य एक पदार्थ है जो मधुमक्खियों से निकलता है, खाद्य पदार्थ है। अरि शत्रु या दुश्मन का पर्यायवाची होता है। तो मधु अरि, मधु का जो शत्रु होता है वह मध्वरि होता है। ठीक है। तो कम से कम आप व्यवहारिक रूप से मध्वरि शब्द का हिंदी अर्थ सरलता से बता सकते हैं यदि आप संधि विच्छेद करने में सक्षम हैं तो, और संधि विच्छेद करने के लिए आपको संधि का ज्ञान आवश्यक है। एक और उदाहरण हम देख लें यड़ संधि का। पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा। यहां पितृ जो पहला पद है इसमें अंतिम वर्ण के रूप में री है। पितृ जब आप उच्चारण करते हैं पितृ शब्द का तो उच्चारण के रूप में अंतिम वर्ण जो अंतिम स्वर जो आता है वह री है, और आज्ञा जो दूसरा पद है इसमें पहला वर्ण क्या है? आ। तो री धन आ। अभी यहां हमने आपको नियम बताया था कि री के साथ अगर कोई असमान स्वर आता है, कोई दूसरा स्वर आता है तो र बनता है। तो यहां री के साथ आ आया है तो यह र बन जाएगा। तो शब्द बनेगा पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। ठीक है। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, यह शब्द बनेगा। और जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि इस यड़ संधि में एक विशेष बात यह है कि इसके दूसरे शब्द का जो पहला स्वर होता है वह मात्रा के रूप में जुड़ जाता है।
दूसरे शब्द का पहला स्वर मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। जैसे आप ये दूसरा शब्द देख सकते हैं, अंत है, आदि है, उत्तर है, अरि है, आज्ञा है। ठीक, ये दूसरा पद है यानी दूसरा शब्द है, और उसमें कहा गया है कि पहला स्वर, इस दूसरे पद का पहला स्वर, जैसे पितराज्ञा में ही आप देख लें तो आज्ञा शब्द जो कि दूसरा पद है या दूसरा शब्द है, इसका पहला स्वर क्या है? आ। ठीक है, तो यह जो आ है, यही जब आप संधि करेंगे तो यही आ मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। इसीलिए हमने यहां पे री के साथ जब आ को मिलाया है तो रा लिखा है यहां पे। ठीक है, तो यड़ संधि का एक जो सामान्य नियम या विशेषता जो आप इसको कह सकते हैं वो ये है कि यड़ संधि में दूसरे शब्द का पहला स्वर मात्रा के रूप में जुड़ जाता है, जैसे यहां इत्यादि में भी हुआ है। यहां जो दूसरा पद है आदि, इसमें पहला अक्षर, पहला वर्ण जो है आ है। ठीक है, तो आ को मात्रा के रूप में स्वीकार करके यहां इत्यादि बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम स्वर संधि के अंतिम भेद अयादि संधि के विषय में अध्ययन करेंगे, और इसका संस्कृत का सूत्र होता है एचो य वायावह। इसका उच्चारण थोड़ा कठिन नहीं लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, तकनीकी रूप से थोड़ा सा अस्पष्टता वाली स्थिति आ जाती है। एचो य वायावह, तो बड़ी सावधानी पूर्वक इसका आपको उच्चारण करना चाहिए अयादि संधि का। तो अयादि संधि जो कि स्वर संधि का पांचवा और अंतिम भेद है, उसके विषय में अब हम अध्ययन करेंगे। और इस अयादि संधि का जो नियम है वो ये है कि इसमें ए, ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आता है, यानी कोई दूसरा स्वर जब आता है तो ए का अय का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है, और जो आगे का स्वर होता है वह मात्रा के रूप में जुड़ जाता है, जैसे अभी आपने यड़ संधि में पढ़ा है। तो इसको आप ऐसे आसानी से समझने के लिए आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अयादि संधि का जो नियम है वो ये है कि यदि ए के साथ कोई असमान स्वर आए, यानी कोई दूसरा स्वर आए तो अय हो जाता है। अय के साथ कोई असमान स्वर आए तो आय हो जाता है। ओ के साथ कोई असमान या दूसरा स्वर आता है तो अव हो जाता है। औ के साथ कोई दूसरा स्वर या असमान स्वर आता है तो आव हो जाता है। अब इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे शे धन अन, शे धन अन, ये दो पद हैं। तो पहले पद में अंतिम वर्ण के रूप में ए आया है, दूसरे पद के पहले वर्ण के रूप में अ है। तो ए के साथ जब अ को यानी असमान स्वर को आपने मिलाया तो अय का निर्माण होता है, अय बनता है। तो उसी आधार पे शे धन अन बराबर शयन होता है, सोना। ठीक उसी तरह से गय धन अक, गय में अय की मात्रा है, पहले शब्द में अंतिम वर्ण के रूप में अय है और दूसरे पद के पहले वर्ण के रूप में अ है। तो अय के साथ जब अ को आपने मिलाया तो आय बना, तो गय धन अक बराबर गायक शब्द बनता है। उसी प्रकार से भो धन अन, तो भो में ओ है और अन में अ है। ओ के साथ अ यानी असमान स्वर को आपने मिलाया तो अव बना। तो उसी नियम से भो धन अन बराबर भवन होता है। और ठीक इसी प्रकार से पौधन अक, पौधन अक, तो पौ में अ है अंतिम वर्ण के रूप में, अक में अ है पहले वर्ण के रूप में। तो दोनों को यानी औ के साथ असमान औ को जब आपने मिलाया, उसकी संधि की, तो आओ बना। तो पौधन अक बराबर पावक होता है। ठीक है, पावक माने अग्नि। इस संधि से संबंधित अनेक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस संधि का आप विशेष रूप से अध्ययन करें ताकि आपके आगे भावी जीवन में भी यह बहुत ही आपके लिए सहायक हो सके।
अब इसके बाद हम व्यंजन संधि के विषय में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। व्यंजन संधि, जैसा कि आपसे हमने पहले ही बताया था कि किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से जब मेल किया जाता है तो उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश, इसमें जगत शब्द में आप देखिए अंतिम वर्ण त में हलंत है, यानी यहां पे स्वर अ नहीं है। तो त व्यंजन के साथ इस दूसरे पद में पहला वर्ण ई है, स्वर ई आया। त व्यंजन के साथ ई अगर आपने मिलाया तो वो होता है द। ठीक है, ये इसका नियम होता है। इसके व्यंजन संधि के अनेक नियम है कि यदि आप किसी वर्ग के पहले अक्षर के साथ ई को मिलाते हैं तो वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। यानी तो वर्ग का पहला अक्षर हो गया तो, और उसके साथ जब आपने ई को मिलाया तो इस तो वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो वर्ग का तीसरा अक्षर तो, थ, द। तो वर्ग का तीसरा अक्षर द होता है, तो यहां द बन गया। तो जगत धन ईश बराबर उसी नियम से जगदीश हो गया। एक और उदाहरण देख लें, सम धन गत। ठीक है, तो म में यहां हलंत है तो इसका मतलब यह है कि यह स्वर रहित है, व्यंजन है। और यहां गत शब्द है तो इसमें सम धन गत को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वह शब्द बनता है संगत, यानी साथ, जिसका अर्थ होता है व्यंजन संधि के नियम के अनुसार। अब इसके बाद अंतिम जो संधि है विसर्ग संधि, उसके विषय में हम सब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि विसर्ग संधि का जो नियम है या जो उसकी परिभाषा है, जो उसकी पहचान है, आप उसको कह सकते हैं, वो ये है कि विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं उसको कि विसर्ग का अगर आप व्यंजन के साथ मेल करें या विसर्ग का स्वर के साथ मेल करें तो वो जो संधि होती है वह विसर्ग संधि कहलाती है। तो उसी नियम के आधार पर आप दो उदाहरण देखें। निह धन अर्थक, निह जो पहला पद है, इस पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? विसर्ग है, और इस विसर्ग के साथ जो दूसरे पद का पहला वर्ण है वो है अ। तो विसर्ग के साथ जब अ आता है, इसकी संधि करते हैं अ के साथ, तो वह होता है निर बनता है। ठीक है, तो निर का निर्माण होता है। ये इसका भी नियम व्यापक है और इसको आप अगली बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, और बहुत अधिक नियम है व्यंजन संधि के, और विसर्ग संधि के भी अनेक नियम हैं। उन्हीं नियमों के आधार पर यह परिवर्तन होते हैं। इसके विषय में हम आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। तो निधन अर्थक जब हम आपस में मिलाते हैं तो नया शब्द बनता है निरर्थक। ठीक उसी प्रकार से नमः धन ते, यहां भी विसर्ग के साथ त, व्यंजन त को जब हम आपस में मिलाते हैं तो नमस्ते शब्द बनता है। नमः धन ते, यानी नमः मने नमस्कार और ते मने उनको, तो उनको नमस्कार जब हम नमस्ते बोलते हैं तो उसका अर्थ ही होता है। ये विसर्ग संधि के अनुसार ये परिवर्तन होते हैं कि विसर्ग के साथ आप तो मिलाएंगे तो हट के, तो विसर्ग हट के वो स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये नियम है, और इन नियमों के आधार पर आपने संधियों का अध्ययन किया। तो आशा है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद होगी। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि संधि का प्रयोग बहुत व्यापक है, और व्यवहारिक जीवन के साथ साथ आपके शैक्षणिक जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। तो बड़ी गंभीरता से आप इसको पढ़ेंगे और उतने ही गंभीरता के साथ आप इसके उदाहरणों के साथ अभ्यास करेंगे इसको और अधिक समझने का, क्योंकि जितनी सरलता से आपको यह समझ आ सकती है
उतनी ही अगर थोड़ी भी आपने लापरवाही की तो उतनी ही सरलता के साथ आप इसे भूल भी सकते हैं। तो इसका बार बार अभ्यास करिए और बार बार इसको समझने का प्रयास करिए, जिससे कि यह जो संधि का ज्ञान है आपके पास स्थायी हो सके, सदैव के लिए रहे। क्योंकि आगे भी जीवन में प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बड़ी कक्षाओं में भी आपको इसका अध्ययन करना है और इसका प्रयोग भी करना है। तो आशा है कि अब तक की सभी कक्षाएं आपके लिए लाभप्रद होंगी, फायदेमंद रही होंगी, आपको कुछ ज्ञान मिला होगा और हम सब की प्रेरणा से आप सब अपने अध्ययन की तरफ भी और अधिक रुचि ले रहे होंगे। इसके साथ अब कक्षा चूंकि समापन की ओर है, तो कुछ जो सामान्य सूचनाओं से आपको अवगत कराना था वो ये है कि पाठ 2 वर्ण विचार कक्षा 7 के हिंदी ग्रामर जो हिंदी व्याकरण पुस्तक है, हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार, पाठ 5 सर्वनाम, पाठ 14 जो भी आपने अध्ययन किया संधि, इन तीनों ही पाठों से संबंधित जो गृह कार्य हैं वह आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो उन तीनों ही पाठों से संबंधित जो गृह कार्य आपको दिए गए हैं उन गृह कार्यों को आप देखकर और उसके अनुसार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे या उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। इसके साथ ही परियोजना वर्क यानी जो आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है ग्रीष्मकाल के लिए, यानी समर असाइनमेंट के रूप में जो कार्य आपको दिया जाता है वह भी आपको विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध मिलेगा और उस परियोजना को यानी उस प्रोजेक्ट के अनुसार भी आप अपना कार्य करेंगे, पूरी रुचि के साथ करेंगे और आगे आप सबका जीवन स्वस्थ रहे, सुखमय रहे, सानंद रहे। और इस आशा उम्मीद के साथ कि शीघ्र ही हम सब कक्षाओं में मिले, विद्यालय में मिले, क्योंकि जिस प्रकार से आपने अपने भावों को व्यक्त किया है कि आप विद्यालय को मिस करते हैं, शिक्षकों को और अपने सहपाठियों को बहुत अधिक याद करते हैं, उसी प्रकार से हम शिक्षक भी, चूंकि आप सबके बिना हमारा कोई मोल नहीं, हमारा कोई महत्व नहीं, विद्यालय के बिना हमारा कोई बहुत अधिक स्थान नहीं, तो हम सब भी आपको बहुत अधिक याद करते हैं। और यह इस आशा और उम्मीद के साथ अब विदा लेते हैं कि आप सब स्वस्थ रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए, सानंद रहते हुए ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही कक्षाओं में हम सबसे मिलेंगे। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।